am presenting the short interview here. So all you are aware about कि right now the condition of the world is not good and India is also not good due to the COVID-19 pandemic. So in this situation, lakhs of students were very traumatized and यहाँ पे कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाला गया है. ऐसे टाइम में कोई लिस्ट नहीं निकाला गया बट कुछ बच्चों ने हार्ड वर्क किया एंड गेट द रिवार्ड फॉर द सेम. So I am presenting the interview of 12th class, more than 90% scorer, Kirti Sansanwal. She is a very decent workaholic and fulfill the dream of her mother and family. I am presenting short interview with very hard working girl. So मैंने सोचा था अच्छा हो सकता है यदि नहीं भी आया तो 90% से ऊपर हो जाता. तो अब बात करते हैं कि इनका कैसा रिएक्शन था. तो यस, जैसा कि सभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके इस सक्सेस का क्या राज है. कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड बस थिंक करो कि अपने गोल्स पे थिंक करो कि मुझे चीज़ चाहिए तो चाहिए बस. किस वजह से आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले. मेरी आई थिंक दूसरों के प्रति ज़्यादा जेलसी. मैं जो टॉपर्स होते थे तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था कि यार वो कैसे मार्क्स ला रहे हैं, मतलब मैं क्यों नहीं ला पा रही. तो मैंने फाइनल बस इतना सोचा था कि इस बार खुद को कॉम्पिटिशन देना है और दूसरों से बहुत ज़्यादा बेटर मार्क्स लेके आने वो है. उसके साथ साथ फिर जब मैं बहक जाती थी तो मुझे मम्मी पढ़ना है तेरे को, वो ज़्यादा मार्क्स लेके आ रही है, फिर मुझे इस तरीके से फिर से अंदर से कि नहीं करना है. और मुझे बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें मिली, मतलब मैं बैठे बैठे सिर्फ खाती रहती थी और मैं पढ़ती रहती थी ताकि मेरा बाकी की जगह पे ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल भी ना हो. सर ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो आई थिंक बस ये. तो रिजल्ट आने के बाद आपका रिएक्शन क्या था. साइड कैश हो गया तो कैसा था आपका रिएक्शन. रिजल्ट आ ही नहीं रहा था और मुझे फ़ोन आता है दूसरों का कि मेरे 90 आए हैं, मेरे 89 आए हैं. तो मैंने कहा यार इनके तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस हिसाब से मेरे तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है. फाइनली मुझे ऐसा लगा कि बस अब मार्क्स नहीं आ सकते और अब तो मेरा कुछ होगा नहीं. मैं अपना सोने चली गई. सडनली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि टीचर ने बताया तुम तो टॉप कर रहा है, तुमने अपने स्कूल में टॉप करा है. और फिर उसने मेरे मार्क्स बताए तो उसने मेरी परसेंटेज बताई तो मैं उसके बाद लाइक आई एम वेरी हैप्पी. आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी. मैं 90 अबव कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मेरे घर पे बोल रहे थे तू कर लेगी, तेरे आ सकते हैं, वो टॉपरों के आते हैं मतलब बहुत मेहनत करते हैं, तेरे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं. तो मुझे लगा कि अब तो 90 से भी कम आएंगे, जब घर वालों को भरोसा नहीं है. बट फिर जब रिजल्ट आया तो फाइनली उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. All in all, who has been your helping hand to recover you from all your difficulties. तो मैं स्टार्टिंग मैंने जैसे कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी, फिर टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है, अब सिर्फ खेलने में ज़्यादा बिजी हूँ. तो फिर उस समय पे जब मैं स्कूल गई मैंने देखा कि दूसरे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. फिर मैंने फाइनली डिसाइड करी कि नहीं यार अब करना है. और बीच बीच में मुझे मम्मी बार बार पढ़ना है, मार्क्स लेके आने, एक तू ही तो है, ला सकती है, कर सकती है. और उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे बैठे बिठाया, खिलाया पिलाया, बस ध्यान बाकी जगह ना जाए, सिर्फ पढ़ ले. फिर सर ने, मैंने कहा सर मुझे टाइम चाहिए, तो फिर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया कि हाँ ठीक है तुम पढ़ो, मैं टाइम देता हूँ, तुम बस पढ़ो. मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा कि आप अपने स्कूल की कल्चरल सेक्रेटरी, वहाँ का अनुभव कैसा रहा. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था. लाइक स्कूल में पूरे दिन काम करना, फिर स्कूल से घर पे आके भी मतलब कि अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी और बोर्ड है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कई बार डिफ़िकल्टी लगी, लाइक थक जाना, ये सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगी, लेकिन ठीक है वो एडजस्ट हो गया. सो हाउ मच टाइम यू यूज्ड टू पुट अप इन स्टडी. लाइक स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं लिया मैंने टाइम, लेकिन धीरे धीरे करके और फिर ट्राई करके अगर मैं स्कूल में कोई भी क्लास अटेंड करूँ जिसमें अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कल्चर सेक्रेटरी थी तो मुझे कई सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं जितनी भी क्लास अटेंड करूँ तो वो मैं उसमें पूरी तरीके से सुनूँ कि मेरी टीचर क्या बता रही है, वो मेरा पढ़ा हुआ है तो वो मेरा रिवाइज हो जाए, वो मेरे उसी समय दिमाग में बैठ जाए ताकि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स पर और ज़्यादा पुट ऑन ना करना. Do you think NCERT is sufficient for the or other reference book is also required? तो फर्स्ट जो हमारा होना चाहिए, हमें NCERT पूरी तरीके से आनी चाहिए. लाइक आप अगर उसके वन एक एक वर्ड को भी अपने अच्छी तरीके से दिमाग में कर लेते हो, ट्राई करते हो कि जो उसके अंदर ब्रैकेट्स में है और जो अलग तरीके से नाम दे रखे होते हैं अगर हम उसे ज़्यादा ईजिली याद करें. लाइक ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी होते हैं तो उसके स्कॉलर्स वगैरह के नाम याद रखने, पॉलिटिशियंस के नाम याद रखने, पॉलिटिक्स में ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें याद करने में, और NCERT इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. So which subject was according to you was difficult and how did you overcome all those difficulties? So all those सब्जेक्ट जो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, अगर मुझे लैंग्वेज सब्जेक्ट ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते हैं
तो वो मेरे लिए मोस्टली डिफिकल्ट हो जाते हैं कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जो मैं ना पढ़ पा रही हूँ, मुझे आलस आ रहा हो उसमें, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए डिफिकल्टी आ जाती है। So, according to you, what is the best time for study? हर वो टाइम जिसमें आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सको, ज़्यादा परफॉर्म कर सको। लाइक अगर आज का दिन है मैं सोच रही हूँ कि मैं आज कुछ नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर उस दिन में भी मैं कोई बीच में शाम का टाइम निकाल लूँ, दिन का निकाल लूँ, कि रात का एक ऐसा टाइम निकालूँ उसमें मैं 1, 2 या 3 चैप्टर एटलीस्ट पढ़ लूँ अपने, तो आई थिंक वो टाइम बेस्ट रहेगा। So, according to you, what should be the ideal time to complete syllabus before session ends? हमें हमेशा अर्लियर रखना चाहिए, लाइक हमें रखना चाहिए जब हमारे मिड टर्म एग्जाम होते हैं हम तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि वो जो आप टारगेट रखोगे तो उससे वो 1 या 2 मंथ हमेशा आगे बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा अर्ली का टारगेट रखना चाहिए ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो सके, और पूरा कोशिश होना चाहिए कि दिसंबर तक तो हमें बुक की एक चीज़ पता हो, ताकि उसके बाद आपको टाइमिंग नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल्स होंगे तो रिवाइज में ज़्यादा काम। So, what is perfect way to revise for the exams? जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, आप जितनी जल्दी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे, आप उतनी बार ही अपनी बुक्स को रिपीटली पढ़ोगे, तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा रिवाइज, मतलब कितनी बार आप रिवाइज करोगे कि आपको अपनी बुक ज़्यादा समय तक, मतलब वो आप जैसे बुक देखो तो आपको पता हो कि इस पेज पे क्या है, अगले पेज पे क्या है, वो चीज़ आपको एकदम आँख में दिखनी चाहिए। So, according to you, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है प्रैक्टिस पेपर का प्रैक्टिस करना एग्जाम से पहले? ये आई थिंक हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते हैं वो भी चीज़ ध्यान में रख लेते हैं, वो हमें पता चल जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन निकला है, इस तरीके के क्वेश्चन निकलेंगे, तो वो सारी चीज़ें। So, many of the students fail to write their exams on time, even if they know the answers to all the questions. So, how you overcome this problem? ये मेरी खुद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे सब प्री बोर्ड तक यही हुआ कि मेरे को एग्ज़ाम में मतलब आंसर्स आते लेकिन टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फाइनली एक तो सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ कर ब्लू पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन का हम यूज़ ना करें क्योंकि बार बार शिफ्ट करना होता है, वो भी हमारे रूल्स के खिलाफ हो जाता है। तो ब्लू पेन का यूज़ करें और हमेशा से पहले से सेट कर लें कि अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसको मैं 2 मिनट दूंगी, 4 मिनट दूंगी, और हमेशा ट्राई करें 3 घंटे की टाइमिंग। तो सोचो 2 घंटे आपको मिले और आपको उससे अपनी टाइमिंग सेट करनी है, तो आप जो 2 घंटे का टाइम सेट करोगे वो एटलीस्ट आपका हाफ आवर तो आगे बढ़ेगा। तो हमें ट्राई करना है कि उस तरह चीज़ में पूरा करें। So, सीरियल ऑर्डर में लिखना कितना सिग्निफिकेंट होता है? मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी टीचर्स ने भी हमें ये कहा कि सीरियल ऑर्डर में करो। ये चीज़ हम जो सोचते हैं कि हमें जितने अच्छे आंसर्स आते हैं हम वो पहले लिख लें ताकि आखिरी में हम ज़्यादा किसी टीचर को परेशान ना करें, हमारे आंसर से ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर हम सीरियल वाइज नहीं लिखते ना तो बार बार टीचर को चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो बार बार पेज पलटता है, देन उसके बाद देखता है, तो कहीं ना उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और अगर हम सीरियल वाइज देखते हैं तो बीच बीच में अगर हमारे एक आधे आंसर बुरे भी होते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, कंप्लीट की जा सकती है, क्योंकि ऊपर वाले आपने इतना अच्छी लिखनी तो बीच में छोड़ देगा, फिर आपको बाकी सारे अच्छे होंगे तो वो चीज़ इस तरीके से कवर हो जाती है। लेकिन अगर आप सारे आंसर आखिर में गंदे लिखोगे तो वो एक आंसर के मार्क्स देंगे टीचर, आपको दूसरे पे पर आगे नहीं देंगे। सो आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त सोशल साइट्स, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इन सब का यूज जो होता है ये डिस्ट्रैक्शंस है या यूजफुल है? प्लीज़ गाइड। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हर स्टूडेंट को, बट मतलब मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं। मुझे फ़ोन में हमेशा मम्मी का फ़ोन चलाती थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये था कि मम्मी फ़ोन ले लेती थी तो समय नहीं मिलता था। ट्राई करती थी कि जब भी फ़ोन लूँ, क्योंकि हम लोगों को हमेशा फ़ोन देखने की आदत है, मुझे लगता है कि जब तक हम फ़ोन नहीं देखेंगे कैसे जिएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ ऐप्स, मतलब जो भी स्टडी के होते थे, लाइक हमारे सैम्पल पेपर्स जिसमें मिलते हैं, तो मेरा फ़ोन भी चल जाता था और वो मेरे पेपर भी कंप्लीट हो जाते थे। ओके, वाह, ग्रेट। सो मुझे पता लगा है कि आपकी मदर का आपके सक्सेस में ग्रेट इम्पैक्ट रहा है। उन्होंने आपको हर तरह से आपको बूस्ट किया है। पापा के नहीं होने के बाद उन्होंने गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले किया है। तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? आपका इस पर क्या रिएक्शन? मैं वो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मेरी मम्मी हमेशा चिंगारी लगाती थी मुझ में वापस उठने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मतलब जब मेरे प्री बोर्ड में मेरी ही फ्रेंड ने टॉप किया था और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन रहता है कि हाँ कौन जना टॉप करेगा। हम लोग ये मतलब सबसे बड़ी मिथ होती है कि बैक बेंचर्स है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। लाइक हम दोनों लास्ट सीट पे बैठते थे, बिल्कुल लास्ट सीट पे हम बैक बेंचर्स थे। आई एम टॉपर और सेकंड टॉपर है, तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। तो हम दोनों की मम्मियाँ मतलब एक दूसरे को बूस्ट करती थी और मेरी मम्मी ने तो मतलब क्या बताऊँ, पूरे बैठे बैठे मैंने सिर्फ बैठ के मैंने खाया। मैंने पूरे साल कोई काम नहीं करा, मुझे सिर्फ बोला कि तू पढ़ ले, सारे काम हम खुद कर लेंगे।
और वो सारी जो मेरी इच्छाएं होती थी, लाइक खाने का मन है कि मेरी चीज़, टीवी फोन तो नहीं, बट हाँ जो मेरी आवश्यक कपड़े हो गए, खाने, ये सब की करी गई ताकि मेरा सिर्फ ध्यान मेरी पढ़ाई पे जाए, बाकी जगह मेरा मन ना भटके। तो इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद when your mother helped me on all this regard, so how you think that कि how you can pay for that, how आप कैसे उनकी बातों को पूरा कर सकती हो, आपको इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस उन्होंने पूरा किया है, तो how you can pay for that, आप किस तरीके से आगे करना चाहते हो? जब इतना करा है तो उसके बाद फिर मुझे भी लगता था ना कि हाँ अपने मार्क्स नहीं लाए तो क्या बोलेगी मेरी मम्मी कि मतलब मैं करती रह गई, अब बाकी को बताना भी तो पड़ेगा, उन्हें हर कोई मतलब तारीफ मांगे जा रहा था क्या कर रही है, बिन बात कर रही है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। और अब आगे भी, अब जब मार्क्स आ गए तो उसके बाद भी लोगों को ये बोलना बंद नहीं होता है, लोग अभी भी कहते हैं अब मार्क्स तो आगे नहीं, आगे तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो अब वो सारी चीज़ें करने के लिए मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तो आपका आगे का करियर प्लान क्या है? अभी फिलहाल मैं BSc ज्योग्राफी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कोई एक जगह पर बैठ के काम करना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ, मैं चीज़ें देखूँ कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड किस तरह से दिखता है। बहुत सारे बच्चे 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद UPSC IAS के लिए सोचते हैं, आपने क्या सोचा है इसके बारे में? तो ये मेरी मम्मी की थिंकिंग है कि मैं UPSC करूँ कि ये सब कुछ, बट मेरा उस साइड पे इतना ज़्यादा मन नहीं है, लाइक अगर मैं वही काम कर सकती हूँ जहाँ मेरा मन करता है, तो फाइनल डिसीजन मम्मी ने उस पर छोड़ा है। तो अभी मेरा BSc का ही है, तो मैं अपनी इस तरह 3 साल की ग्रेजुएशन है, तो उसमें मैं ट्राई कर सकती हूँ कि अगर मैं उसे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 3 ही साल है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस 3 साल में अपना प्रॉपर फोकस करके अपने सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह करना है, तो अपनी ट्राई दे सकती हूँ। बट मेरा मेन फोकस ये है कि मैं अपने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँ, कुछ नई थ्योरीज दूँ, कुछ नए प्रैक्टिकल्स दूँ। ओके, सो अगले साल जो बच्चे पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए कोई आपका एडवाइस और टिप्स? बस ट्राई करना चाहिए कि हमारे आंसर्स दूसरों की कंपेरिजन में किस तरीके से बेस्ट हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, क्योंकि हम सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बस ये देखना है कि बुक्स में ऐसी कौन से वर्ड्स हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी देखते हैं ना, अगर पॉलिटिक्स लिख रहे हो तो ना पॉलिटिशियन के नाम लिखेंगे, ना किसने सिर्फ ऑर्डिनेट करा वो लिखेंगे। तो हमें ट्राई करना है कि हम वो चीज़ें देखें जो दूसरे नहीं देख पा रहे। So, congratulations. Finally, you. I pray for your success in life, and thank you for this.